नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक लंबा कार्यकाल करेरा में गुजारा है और यूँ कहें कि शिक्षा की जो बुनियाद होती है वो प्राथमिक स्कूलों से होती है। तो प्राथमिक और माध्यमिक ये दोनों स्कूलों की मॉनिटरिंग का काम और उनमें क्या सुविधाएं हैं, बच्चों को बेहतर सुविधाएं कैसे मिल पाएँ, इसको लेके काफ़ी लंबे समय तक करेरा में काम किया है। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ बीआरसी रहे आफाक हुसैन जी। हम सीधा उनसे जानना चाहेंगे। आफाक जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है और यदि ये कहा जाए, अपन थोड़ा पुराने जाते हैं कि शिक्षा का जो दायित्व है वो विरासत में आपको मिला है, तो क्या कहेंगे इसको? हाँ, ये आपका जहाँ तक कहना है कि शिक्षा का दायित्व मुझे विरासत में मिला है, ये काफ़ी हद तक सही है। मेरे परिवार में मेरी माँ भी +2 प्रिंसिपल थी, मेरे फादर भी +2 प्रिंसिपल थे, मेरे एक चाचा वो भी +2 प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे। तो मैंने बचपन से ही अपने घर में शिक्षा, पढ़ना और पढ़ाने का माहौल देखा और इस लाइन में भी मैं, जैसा आमतौर पे कहा जाता है कि कुछ ना बन सको तो शिक्षक बन जाओ, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं प्लानिंग के साथ टीचर ही बनना चाहता था और टीचर बना। तो टीचर बनना चाहते थे, उसके पीछे भी मन में कहीं ना कहीं एक कुछ बात रही होगी, लक्ष्य तय करते हैं अपना, तो पहले से ये मान के चलते कि ऐसा क्यों? निश्चित ही मेरे मन में बात रही थी, किसी भी देश का विकास, किसी भी देश की उन्नति, किसी भी शहर की उन्नति शिक्षा से ही है। और आगे भी जो भी देश विकास करेगा वो शिक्षा के आधार पर ही विकास करेगा, बिना शिक्षा के कुछ नहीं होगा। अब ये बात अलग है कि हमें शिक्षा पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से बेसिक शिक्षा, अगर हमारी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अगर मजबूत हो गई और हमारी बुनियाद मजबूत हो गई तो हम निश्चित ही बहुत अच्छे नागरिक बनाएंगे। मगर बड़ा दुर्भाग्य का समय था कि हमारे 2 साल ये 0 साल घोषित हो गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, हमारे स्कूल खाली पड़े हैं, सन्नाटा है, बड़ा बुरा और डरावना माहौल रहा। मगर अब अच्छा लगने लगा है कि कुछ हमारे कक्षा 6 से 12 तक स्कूल शुरू हुए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि वापस पूरी गाड़ी पटरी पर लौटे। जी, हम जानना ये भी चाहेंगे कि जो शुरुआती दौर था, जो पहले आपकी पोस्टिंग थी, वो कहाँ हुई, उस दौरान के क्या अनुभव आपके रहे हैं? मेरी पहली पोस्टिंग इसी ज़िले में कन्हैया दाना विकासखंड में मोहारी हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी और मैं एज ए लेक्चरर भर्ती हुआ था। उसके बाद मुझे अवसर मिला, ये 2012 में एक बीआरसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था राज्य शिक्षा केंद्र में, वो परीक्षा के माध्यम से भर्ती कर रहे थे। तो मुझको लगा कि जिस अफसर की मैं तलाश में हूँ, ये अफसर हो सकता है मुझे काम करने के लिए एक बड़ा नेटवर्क मिलेगा, एक शाला से मुझे 400 शालाएँ देखने का मौका मिलेगा। तो 2012 में मैंने बीआरसी की परीक्षा में अपीयर हुआ था और शिवपुरी ज़िले में मैं बीआरसी की परीक्षा का टॉपर था और मध्य प्रदेश में मेरी 5वीं रैंक थी। उसके तहत मुझे टॉपर होने के नाते, मेरा जो मूल मैं निवासी हूँ, मैं दतिया का हूँ, मेरे सबसे नज़दीक विकासखंड करेरा था, इसलिए मैंने करेरा मांगकर ज्वाइन कर लिया। जी, तो ये कहें कि ब्लॉक एकेडमिक की जो पोस्ट है बीआरसी की, जी, उस पर एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है, 10 से 11 साल का, जी, बहुत बड़ा लंबा। तो आप क्या मानते हैं कि शिक्षा की जो वर्तमान में सरकारी स्कूल हैं, उनकी स्थितियों में क्या बदलाव आने चाहिए? और क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट और सरकारी के बीच द्वंद्व है, पालक हर कोई चाहता है कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती कराए गवर्नमेंट की अपेक्षा। जी जी। तो क्या अंतर मानते हो, इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है? ये जो प्राइवेट सेक्टर का और सरकारी सेक्टर का जो झगड़ा है, आप उसको सिर्फ शिक्षा के संदर्भ में नहीं देख सकते। ये झगड़ा तो आदिकाल से है, प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का। बस सरकारी भी चलती थी, बस प्राइवेट भी चली। अलग बात है कि प्राइवेट ने आज हमारे सरकारी को टेकन ओवर कर लिया, मगर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, शिक्षा में ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। और हमारी जो बुनियादी शिक्षा है, इसके ढांचे को बहुत मजबूत किया जा रहा है। अभी शासन ने एक नया CM राइज स्कूल की प्लानिंग की है, मॉडल स्कूल की प्लानिंग की है। और हम आपको एक बात बता दें कि हमारे जो टॉपर्स हैं, जो 10 टॉपर्स आ रहे हैं आजकल, उनमें से कम 10 में से 7 और 8 हमारे सरकारी स्कूलों के ही हैं। आप उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारा सरकारी सेक्टर और हमारे सरकारी विद्यालय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मगर दुर्भाग्य है कि हमको बुरी चीज़ें थोड़ा जल्दी दिखती हैं, हम अच्छी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है और आप बिल्कुल आशा रखिए, अच्छा होगा। प्रशासनिक दक्षता और स्कूल में पढ़ाना,
ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। जी। तो आपने कुछ समय स्कूल में भी पढ़ाया है, फिर बाद में आपने प्रशासनिक पद भी आपने संभाला है, तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं साहब? जी साहब, क्या या ये संभव है कि जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो उसमें फिर इसकी प्रशासनिक दक्षता में जब जाते हैं और लौट के फिर वापस जब स्कूल में पहुंचना पड़ेगा, तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो शासकीय नौकरी के एक अंग हैं। हमको जो जिम्मेदारी दी गई हम उसको उठाएंगे पूरा। और रही प्रशासनिक क्षमता की बात, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति पढ़ा सकता है, वो प्रशासनिक क्षमता भी बहुत अच्छी कर सकता है। और रही बात, ये तो हमारी नौकरी के हिस्सा हैं कि कभी हम लेक्चरर रहे, उसके बाद हम 300 स्कूलों के इंचार्ज बीआरसी रहे, आज हम फिर एक स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, हो सकता है कल हम फिर कहीं के इंचार्ज बने। ये तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है। मगर मेरा ये मानना है कि आप जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, सरकार हमें इसी चीज़ की सैलरी दे रही है। हमको अपनी नौकरी ईमानदारी से करना चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए, निश्चित ही सफलता मिलती है, आप किसी भी क्षेत्र में रहें। अक्सर कर ये भी देखा गया कि ऑफिस में जो आपका लगाव रहा है, अपने स्टाफ के संग की बात कर लें, आपके ऑफिस का जो स्टाफ है या जो स्कूलों का स्टाफ है, सरकारी स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है, आपका काफ़ी नज़दीक लगाव लोगों से रहा है। इसकी क्या वजह है? मतलब क्या मानते हैं आपके लोगों का इतना अटूट प्रेम जो आपको मिला? नहीं, दोनों बातें। मुझे लोगों से बहुत अटूट प्रेम मिला है और उतना ही अटूट प्रेम मैंने लोगों को दिया है। जब मैंने लोगों को अटूट प्रेम दिया है तो निश्चित ही उसकी हमको प्रत्युत्तर में अटूट प्रेम मिला है। जहाँ तक ऑफिस का बात है, तो ये बात हम अपनी हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में कहते रहे हैं कि जिस ऑफिस में हम 8 घंटे गुजारते हैं, जिस ऑफिस से हमारी रोज़ी रोटी चल रही है, वो भी हमारा घर है, हमारा विद्यालय भी हमारा घर है। अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो आप निश्चित मान लीजिए आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। दुर्भाग्य ये है कि सरकारी सिस्टम में सरकारी ऑफिस को, सरकारी स्कूल को एक 4 घंटे गुजारने की चीज़ समझा जा रहा है। मैंने ऑफिस को इस तरीके से डेवलप किया, आप उसके साक्षी हैं। आपने पहले भी हमारे ऊपर एक स्टोरी हमारे वृक्षारोपण पर बनाई है। हमने इस तरीके से किया है कि अगर हम अपने कमरे से उठ के जाते हैं तो हम अपना बल्ब बंद करते हैं, अपना फ़ैन बंद करते हैं। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। सरकारी ऑफिसों में हमने को ये देखने को नहीं मिलता है। लाइट सुबह 10 बजे जलती है तो 5 बजे तक जलती है, उस कमरे में कोई बैठा हो अथवा ना बैठे। जिस दिन आपके मन में ये भावना आ जाएगी, निश्चित ही आपका ऑफिस भी आपका घर लगेगा। और जब अब आपने ये आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आपके नीचे वाले भी करेंगे। हमारे ऑफिस में बिल्कुल एक फैमिली एटमॉस्फेयर है, उसको मैंने बड़ी मेहनत से मेंटेन किया है। और यही वजह है कि आप आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। वाकई मैंने अपने ऑफिस को एक फैमिली एटमॉस्फेयर में उसको डेवलप किया है, उसमें एक गार्डन लगाया है और उम्मीद करता हूँ सब ऐसे ही बना रहे, अच्छा बना रहे। कभी मैं देखने आऊँ तो मुझे उससे और अच्छा मिले और आप भी मेरी मदद करें। आपने भी उसमें बहुत सहयोग किया। आज इसके माध्यम से मैं आपको भी बहुत थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ। नहीं, बिल्कुल, आपने जो ऑफिस को दशा दी है और दिशा दी है, निश्चित रूप से वो तारीफ़ काबिल है, क्योंकि कई लोग और उससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपके कुछ स्कूल भी ऐसे हैं जिन्होंने आपकी उससे प्रेरणा लेके स्कूलों को भी काफ़ी आकर्षक बनाया है, ताकि वो प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष आके खड़े हो पाएँ। तो ये प्रक्रिया सतत आगे आपने जो परंपरा यहाँ रखी है बिल्कुल रहेगी। कुछ और अनुभव हम आपके इस दौर के जानना चाहेंगे जो आपने यहाँ प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए गुजारे हैं, कि कैसे आप और बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। लोगों के लिए क्या और सलाह देंगे? एक मूल मंत्र है कि अगर आप काम करेंगे तो होगा। हो सकता है किसी काम में आपको 1 बार असफलता मिले, 2 बार असफलता मिले, मगर ऐसा नहीं कि आप किसी काम में लगातार असफल रह सकते। उसका सीधा सीधा आप काम करेंगे तो होगा। जब हमने काम करना शुरू किया तो जब हमारा ऑफिस हमारे टीचर्स ने देखा, मीटिंग में आके देखा, उनको हमने समझाया, जब हम उनके लिए एग्जाम्पल सेट किया तो आप विश्वास मानिए, हालांकि आप हर चीज़ के साक्षी हैं कि हमारे करेरा के जो स्कूल हैं, हमारे ऑफिस से भी बेहतर स्थिति में, हमारे 325 में से 50 स्कूल ऐसे हैं जो हमारे ऑफिस से भी ज़्यादा बेहतर हैं। वो हमारे ऑफिस को देख के ही सीखे हैं और यही परंपरा आगे चलती रहे। और उन 25 को देख के और 50 सीखें, 50 को देख के 75 सीखें, हमारी यही उम्मीद है। और निश्चित ही जो हम परंपरा छोड़ के जा रहे हैं उसको लोग आगे बढ़ाएंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये परंपरा जारी रहे। काम की बात हो तो आपका जो विभागीय दायित्व है उसको तो आपने बखूबी निभाया भी है, लेकिन
और भी कई मौके ऐसे आए हैं जिसमें आपको वरिष्ठ अधिकारियों ने या अन्य अधिकारियों ने, जो दीगर विभाग के अधिकारी, उन्होंने भी आपको दायित्व सौंपे हैं, उनको भी आपने बखूबी निभाया है, चाहे वो कोरोना काल में ड्यूटी की बात हो या अन्य दूसरे जब भी मौके पड़े हैं। तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं ये है कि आप कर्तव्य परायणता जो आप में देखी गई है उसको बखूबी निभाते हैं। तो क्या कहेंगे सर, ये सब कैसे कर पाते हैं? मैं अभी जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि मैंने सिर्फ नौकरी की, और हर आदमी अगर नौकरी करने लगे, अच्छे दिल से नौकरी करने लगे, ये मेरे पार्ट ऑफ जॉब था। कोरोना पीरियड चल रहा था, और ये बात अलग है कि मेरी एफिशिएंसी और मेरी कार्य प्रणाली देखकर मुझे ज़िले से और मेरे अनुविभाग के एसडीएम लोगों ने मुझे वो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी, और हो सकता है मैंने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया तो मुझको लगातार जिम्मेदारियां सौंपी गई, और जिसको मैंने सहर्ष लिया और चैलेंज समझ के उसको किया। चाहे जब कोरोना का जो बिल्कुल पीक पॉइंट था, जिस समय माइग्रेट कर रहे थे, मैं सिकंदरा बैरियर का इंचार्ज था, वहाँ 8 घंटे रुकता था मैंने बहुत बुरे हालात देखे, मैंने बहुत दिल से काम किया, यथासंभव अपने प्रयासों से, गैर सरकारी प्रयासों से जितने ज़्यादा लोगों को मैं भोजन करा सका, पानी पिला सका। मैंने नौकरी के साथ ये भी सोचा। उसके बाद आपका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, मैं करेरा विकासखंड का नोडल रहा हूँ पिछले 4 महीने से वैक्सीनेशन में, और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा करेरा विकासखंड 80% से ऊपर वैक्सीनेटेड हो चुका है। इसमें भी मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया। उसके बाद ये हमारा प्लांटेशन का कार्यक्रम हो, करेरा ने 50,000 से ज़्यादा पौधे स्कूलों में रोपे। तो ये सब काम नौकरी के साथ साथ जो मुझे जिम्मेदारियाँ मिली उनको मैंने निभाया, और मैं वरिष्ठ अधिकारियों का इस मामले में थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इस लायक समझा और मुझे इतने महत्वपूर्ण काम दिए। उन्होंने मुझे वैक्सीनेशन का नोडल बनाया, तो कोविड में मुझे बहुत ड्यूटियाँ दी इसी प्रकार की जो बहुत जिम्मेदार लोगों को दी जाती हैं, और मैंने उनको बखूबी निभाया। अंत में हम चाहेंगे कि दर्शकों को या आपके जो और सहयोगी रहे हैं, जिनको भी आगे और आपके जैसे पद पे आगे बढ़ना है, उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश तो बस एक ही संदेश में हम हर सीएसी बैठक में देते रहे कि जिस चीज़ से हमारा घर परिवार चलता है, ये हम सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत परेशान होते हैं, हमारा जॉब लग जाता है फिर हम लापरवाह हो जाते हैं। उन सब के लिए बस एक संदेश कि आप तो अपनी नौकरी अच्छी कीजिए, इसी नौकरी से हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, इसी से हमारी दाल रोटी है, और आपके काम की हमेशा इज्जत होगी। तो बस आप इसको अपने काम को बिल्कुल कर्तव्य के साथ करें, निश्चित ही आपकी पहचान आपके काम से ही बनेगी, और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बीआरसीसी आफाक हुसैन, जो कि हाल ही में ग्वालियर स्थानांतरित हुए हैं, और इन्होंने एक बहुत लंबी पारी और बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में यहाँ निभाई है। अंत में भी इनका यही संदेश था कि जो जॉब हमें मिली है, जो कर्तव्य हमें मिला है, बखूबी हम उसको निभाएं, क्योंकि उससे हमारा परिवार चलता है, और निश्चित रूप से वो परिवार पे असर डालती है, हमारे बच्चों पर असर डालती है। एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, करेरा।